नमस्कार। बिहार चुनाव को लेकर कैपिटल टीवी का खास शो वॉर ऑफ स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बिहार की सियासत के लिए आज की रात सबसे भारी रात है। बस कुछ ही घंटों के बाद पहले चरण की वोटिंग शुरू हो जाएगी और 121 सीटों पर किस्मत का महासंग्राम होगा। तेजस्वी यादव, तेजप्रताप यादव, सम्राट चौधरी, मैथिली ठाकुर, खेसारी लाल यादव समेत कई चर्चित नाम हैं जिनके भाग्य का फैसला कल होना है। वोटिंग से पहले महागठबंधन के खेमे में बेचैनी है, सन्नाटा है, डर है, क्योंकि महागठबंधन के नेताओं को भी जनता का मूड समझ आने लगा है। हर सीट पर समीकरण बिखरे पड़े हैं, तो वहीं एनडीए के खेमे में उत्साह है। एनडीए की रणनीति एकदम क्लियर है, वोट बैंक नहीं, विश्वास बैंक से चुनाव लड़ना है। तो चुनाव के ठीक पहले क्या चल रहा है बिहार में, आपको बताएंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी और हमारे सहयोगी और सीनियर जर्नलिस्ट राज सिंह। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, कल पहले फेज के लिए वोटिंग होनी है। आज की रात नो डाउट बहुत भारी है। क्या चल रहा है बिहार में? देखिए, बिहार में मीटिंग चल रहा है। हाँ। ये नाइट मीटिंग। रात में हमेशा चुनाव के पहले एक तरह से बूथ मैनेजमेंट होता है और दूसरे तरफ से बूथ मैनेजमेंट के लिए क्या क्या किया जा सकता है वो होता है। अभी जो रिपोर्ट्स आ रही है अलग अलग क्षेत्रों से, क्योंकि महागठबंधन में खासकर राष्ट्रीय जनता दल, तेजस्वी यादव की पार्टी ज्यादा सक्रिय है और कांग्रेस ऐसे ही हताश हो चुकी है। राहुल गांधी ने इंडिकेट कर दिया कि देखो, तुम्हारा कुछ होने वाला नहीं है। जो स्थितियां बदली है उसके बाद कांग्रेस अगर 10 सीट में भी सिमट जाए तो बड़ी बात नहीं होगी। इसलिए राहुल गांधी ने इशारा कर दिया, ज्यादा पैसा वैसा खर्च मत करो, हम शराब नहीं बांटेंगे, हम कैश नहीं बांटेंगे। लेकिन राहुल गांधी के दूसरी तरफ तेजस्वी यादव खड़े हैं। उनको तो एन केन प्रकार ने दिख रहा है कि कैसे भी चमत्कार हो जाए और चमत्कार के सहारे ही हम मुख्यमंत्री बन जाए। अब ऐसी संभावना तो नहीं है, लेकिन प्रयास राजद के तरफ से ही किया जा रहा है। स्थितियां राजद के अंदर और महागठबंधन के अंदर है। महागठबंधन के अंदर जो क्षेत्र राजद ने सोचा था कि भोजपुर के रीजन में सीपीआई एमएल सीपीआईएम के सहारे, ये जो कम्युनिस्ट पार्टियों का गठबंधन है, उन लोगों के सहारे कुछ बेहतर तरीके से ईबीसी यानी ये जो एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास बनाया था नीतीश कुमार ने, ईबीसी और एससी के वोट ले लेंगे, वो फेल होता जा रहा है। क्योंकि इस बार कम्युनिस्ट पार्टियों ने भी पिछली बार की तरह मेहनत नहीं किया राष्ट्रीय जनता दल के लिए। इन लोगों को लग रहा था कि राष्ट्रीय जनता दल के बाद दूसरे नंबर पर सीट शेयरिंग में हमारा स्थान हो। हम 3 पार्टियां हैं और सीपीआईएमएल तो चैलेंज ही कर रही थी कि पिछली बार कांग्रेस का स्ट्राइक रेट इतना कमजोर था, 70 में केवल 19 सीट, तो उसकी सीटें हमें देनी चाहिए ताकि आगे हम एनडीए को चुनौती दे सके। तो इस लिहाज से इन लोगों ने जो तनातनी की, जैसे एक एक क्षेत्र की बात करते हैं, ये जहानाबाद के अंदर एक घोसी विधानसभा क्षेत्र है, उस जगह पर पिछली बार रामबली यादव, जो कि कॉमरेड रामबली यादव बन गए थे, राष्ट्रीय जनता दल को वो सीट नहीं मिली थी, सीपीआईएमएल को मिली थी। जीत तो गए थे, लेकिन इस बार राष्ट्रीय जनता दल की दावेदारी हो गई और सीपीआईएमएल और उन दोनों में ऐसा टक्कर हुआ कि सीपीआईएमएल ने सीट शेयरिंग के पहले ही, जब डिक्लेयर नहीं हुआ था उससे पहले कैंडिडेट को सिंबल दे दिया और वो जाके नॉमिनेशन फाइल कर दिया। राष्ट्रीय जनता दल को अपना कैंडिडेट बदल के दूसरी जगह भेजना पड़ा। ऐसे कई जगह पर हुआ है कि आंतरिक संघर्ष चल गया और उसी का खेल रात के अंदर होता है कि मैसेज दिया जाता है कि देखो, इसको हराना है, इसको जिताना है। ये हमारे गठबंधन सहयोगी तो हैं, लेकिन गठबंधन सहयोगी होते हुए भी इसकी राजनीति हमारे ऊपर हावी रही है। ये जब तक नहीं हारेगा हमारे लिए रास्ता साफ नहीं होगा। तो जो स्थितियां अभी महागठबंधन में चली है, अभी रात भर कई ऐसे गिरफ्तारियां होगी। नीतीश की पुलिस भी अलर्ट है। ये शराब, ये जो भर भर के गाड़ियों में ले जा रहे हैं, जो पिछले 3 दिनों में पकड़े भी गए थे कई जगह, कैश और कई ऐसे जो सामान भेजे जा रहे हैं, पैकेट्स भेजे जा रहे हैं, जिसमें अभी तक तकरीबन 135 करोड़ जो पकड़े गए हैं। चुनाव आयोग की टीम, बिहार की पुलिस, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम, इन सब लोगों ने 135 करोड़ पकड़े हैं। ये आज रात में उसका आंकड़ा और बढ़ेगा, क्योंकि कल
ये वोटिंग शुरू होते ही इन लोगों के चेहरे पर दिखाई पड़ेगा कि लाइन में खड़े हुए लोग किसके तरफ वोट कर रहे हैं। मतलब कुछ भी गड़बड़ी हुई तो सजा भुगतना होगा, उस जिसकी तैयारियां भी है। डीजीपी का भी बयान आ गया कि कल को लेकर वो तैयार है, चुनाव आयोग भी पूरी तरह से तैयार है और नीतीश की पुलिस तो पहले से ही मुस्तैदी के साथ खड़ी है। कल की वोटिंग से पहले आपको क्या लग रहा है, क्या कुछ चल रहा होगा? देखिए, महागठबंधन की स्थिति तो खराब है। ये तो आपने देखा होगा कल किस तरह से कल रात में मुकेश सहनी अपने कैंडिडेट को, उनके जो भाई हैं गौड़ा बराम में, वहां से उन्होंने कहा कि वो बैठ जाएंगे। अब इसका मतलब क्या है? मतलब बड़ा स्पष्ट है कि वहां पे उनको दिख रहा था कि भाई अब यहाँ तो काम बिल्कुल खराब हो चुका है, जीतने की कोई उम्मीद नहीं है, वहां पे बुरी पराजय उनकी होने वाली है। अच्छा, राष्ट्रीय जनता दल ने क्या किया? अब तो कुछ किया भी नहीं जा सकता ना। जिस वक्त समय था वो इलेक्शन कमीशन को लिख सकते थे, उस वक्त उन्होंने लिखा नहीं। ये ऐसा लगता है कि एक दूसरे के खिलाफ जो साजिश हो रही है ना, ये अंत में आप देखिएगा चुनाव के बाद अगर मुकेश सहनी को 1-2 सीटें भी मिलती हैं तो बहुत बड़ा ड्रामा करेगा। इसको आप इतना आसान मत समझिए। वो चूंकि राजद की एक इसमें रणनीति रही है, वो चाहे तेजस्वी कुछ भी कहें, लालू यादव ने भी पत्र लिख दिया था, लेकिन जिस तरह से सारी चीजें हुई हैं वहां पे, इससे बड़ा स्पष्ट है कि महागठबंधन के बीच में जो आपसी खींचतान है वो बिल्कुल दिन प्रतिदिन वो खराब होता जा रहा है। और ये मुकेश सहनी जो है, जिस तरह का स्टेप कल उन्होंने लिया है, बहाने बहुत बनाए जा रहे हैं कि मुस्लिम वोट को बांटना नहीं है या जो भी महागठबंधन का वोट है वो बटे नहीं, लेकिन ये दिखा रहा है कि जो दरारें पड़ चुकी है महागठबंधन में वो और चौड़ी होते जा रही हैं। जहाँ तक कांग्रेस की बात है, ये लगातार ये खबर आ रही है कि भाई कांग्रेस की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है इस बार। अब जैसा उन्होंने कहा कि तो 10 सीट भी मिलना उनके लिए बड़ा मुश्किल है। और जहाँ तक तेजस्वी की बात है, तेजस्वी को ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। ये राजद से जो खबरें आ रही हैं उनको बिल्कुल ये समझ में आ रहा है कि क्या कुछ हो रहा है, इसलिए उनका जोश भी धीरे धीरे जो है ना वो एक तरह से खत्म होता जा रहा है, इसलिए उठपटांग बयानबाजी कर रहे हैं। वो ऐसा उनको लग रहा है कि भाई जैसे कहते हैं ना कि कोई चीज़ आपको हासिल करनी है तो रिश्वत दे के हासिल कर लीजिए। वो पैसे पे फिर कह रहे हैं 30,000 रुपये हम एक साथ दे देंगे साल भर का। इसका क्या मतलब है भाई? इसका मतलब तो सिर्फ ये है कि आपको ऐसा लग रहा है कि एक ही तरीका है कि हम जीत लें, ऐसे उठपटांग वादे करके कि हर घर को नौकरी दे देंगे, 30,000 रुपये एक बार में दे देंगे। मतलब जो उनको सत्ता में आना तो नहीं है, इसलिए जो भी बयानबाजी है वो अपना कर रहे थे। अभी जो वहाँ से खबर आ रही है, देखिए एक चीज़ बहुत बार बार ये इसकी चर्चा हम लोगों ने कल भी की थी। एक तो एनडीए की जो पिछली बार सबसे बड़ी कमजोरी थी नीतीश कुमार ना, इस बार वो तेजी से इंप्रूव कर रहे हैं। और अब अगर आप बिहार में किसी से बात कीजिए तो 2020 में एक रोष था, एक एंगर था नीतीश कुमार को लेकर के भी, जो लोग थोड़े नाराज चल रहे थे और चिराग का एक ऑप्शन भी था उनके सामने। इस बार क्या हुआ है कि वो जो एंगर था वो एंगर देखने को नहीं मिल रहा है, एक सिंपैथी हो गई, एक सहानुभूति हो गई नीतीश कुमार के साथ। शायद लोगों को लग रहा है कि उनका आखिरी इलेक्शन भी है, जो भी है। तो नीतीश कुमार जो एक तरह से पिछली बार एक लायबिलिटी बन गए थे, वो इस बार एनडीए के लिए एक एसेट बन गए हैं। और जो ये लग रहा था कि शायद वो कमजोर कड़ी साबित होंगे, वहां से जो रिपोर्ट आ रही है वो बता रही है कि इस बार जदयू या नीतीश कुमार कमजोर कड़ी नहीं है, बल्कि वो मजबूत होकर के उभर रहे हैं। और चूंकि वो मजबूत हैं, एनडीए तो और बीजेपी तो अपनी जगह पे है ही, वो परफॉर्म करती रही है। लेकिन जब बीजेपी के साथ ये जदयू भी उसी तरह से उसका स्ट्राइक रेट अगर हो जाए, पिछली बार देखिए स्ट्राइक रेट कितना कम था, तो इस बार जदयू का स्ट्राइक रेट काफी इंप्रूव करने वाला है। और अगर ये इंप्रूव करता है, जिसकी पूरी संभावना है, तो एनडीए के लिए ये एक बिल्कुल लैंडस्लाइड विक्ट्री बनेगी जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं। लेकिन उसमें सबसे बड़ा फैक्टर नीतीश कुमार है। और ये सारी चीजें महागठबंधन को समझ में आ रही है और ये हताशा सारे कॉन्स्टिट्यूएंट में फैल रहा है। और मुकेश सहनी मुझे लगता है कि दिस इज मैन टू वॉच आउट फॉर। ये देखना पड़ेगा चुनाव के बाद क्या करते हैं। मुकेश सहनी पे भरोसा किया जाए सर या ना किया जाए? देखिए, मुकेश सहनी पर ये चुनाव के परिणाम का इंतजार मत कीजिए। हाँ। ये 2-4 दिन का इंतजार है। कल वोटिंग खत्म होगी जी। और उनके लगभग सभी कैंडिडेट, उनको जो कैंडिडेट दिए गए हैं, जो सीटें दी गई है, वो सब गंगा पार के इलाकों में, जो पटना से बाहर के लिए बोलते हैं, मुजफ्फरपुर में, दरभंगा में, बेगूसराय में, उन क्षेत्रों में जहां पर कल वोटिंग खत्म हो जाएगी। और उसके बाद मुकेश सहनी के सुर बदलने लगेंगे। कोई अपने भाई का सैक्रिफाइस करके ये मुस्लिम वोट को कंसोलिडेट करने के लिए, राजद के कैंडिडेट को जिताने के लिए अपनी पार्टी के, अपने लोगों का वोट ट्रांसफर नहीं करवा सकता। और ये तो रात रात में मैसेज जा रहा है, ये पूरे क्षेत्रों में मैसेज जा रहा है कि 10 सीटें मुकेश सहनी को दी गई। ये डिप्टी सीएम का चेहरा बना दिया गया। अब डिप्टी सीएम का चेहरा तो हो, लेकिन अगर सीटें ही नहीं रहेगी तो क्या तेजस्वी यादव पर इतना भरोसा कर सकते, जो एक सीट पर सेक्रीफाइस करने को तैयार नहीं हुआ? अगर तेजस्वी यादव चाहता तो वो गौड़ा बहराम जाता, वो अफजल को मनाता। अगर नहीं मानता है तो वो क्षेत्र में घूम घूम कर कहता, नहीं,
राजद को बचाना है, महागठबंधन को बचाना है, पूरे क्षेत्र में बचाना है, बिहार में बचाना है, तो संतोष सहनी के सपोर्ट में राजद के लोगों को आना चाहिए। अगर मुस्लिम वोट एक साथ एकजुट होकर अफजल के पक्ष में आते हैं, तो क्या सहनी, जो कि वहां मल्लाहों का वोट है 28 से 35 हजार के बीच माना जाता है, वो वोट, वो लोग ये नहीं समझेंगे कि तेजस्वी ने धोखा दिया? देखिए, गौड़ा बौराम का जो स्थितियां बदली है, उसमें से नतीजे अभी ही दिखाई पड़ रहे हैं कि जितने सहनियों का वोट है वो नाराज हो गया, मैसेज संतोष सहनी ने दे दिया, हमें ये परेशान किया तो हम अफजल को हरा कर रहेंगे। पिछली बार भी हारा था, इस बार भी हारेगा। लेकिन उसके बाद जो सहनी के बचे हुए 10 सीटें हैं, उनके अलावा अगर देखा जाए 121 सीटों में से 111 सीटों पर क्या सहनी का भरोसा तेजस्वी यादव या कांग्रेस या कम्युनिस्ट पार्टियों पर है? उसने तो मैसेज दे दिया कि देखो हमारे भाई के साथ क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि तेजस्वी को मुसलमानों को नाराज नहीं करना है। तो इसने भी अपना मैसेज दे दिया कि अगर तेजस्वी मुसलमान को नाराज नहीं करेगा तो फिर हम अपने कम्युनिटी का वोट तेजस्वी यादव को ट्रांसफर नहीं करेंगे। इसके बदले अगर भारतीय जनता पार्टी को ट्रांसफर करना है तो कर दो, जदयू को ट्रांसफर करना है तो कर दो। ऐसा तो है नहीं कि राष्ट्रीय जनता दल की तरह भारतीय जनता पार्टी सहनी के लिए अछूत है। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने सेक्रीफाइस किया था, अपने कोटे से 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने सहनी की पार्टी को दिया था। और इस बार अगर सीट शेयरिंग में नाराजगी है तो वो परिणाम के बाद वो नाराजगी दूर हो जाएगी। वोटिंग खत्म होने का पहले फेज का इंतजार कीजिए। सहनी तो पहले से ही इंतजार कर रहे हैं कि हम कैसे बीच में सेकंड फेज से पहले इन लोगों की हैसियत बता दे, तेजस्वी का धोखे का बदला ले ले। मतलब फर्स्ट फेज के वोटिंग के बाद बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी, पिक्चर क्लियर हो जाएगा। लेकिन एक पिक्चर जो आज समझ में आई कि महागठबंधन ऑब्वियसली बहुत उदास है, उनको अब वो कॉन्फिडेंट नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि देखिए अभी तो कल फर्स्ट फेज की वोटिंग होनी है, लेकिन एनडीए के तमाम जितने भी नेता है वो तो सेकेंड फेज के लिए प्रचार कर रहे हैं। आज तो राजनाथ सिंह हो, सीएम योगी आदित्यनाथ हो, या अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री हो, हिमंता बिश्व शर्मा से लेकर रेखा गुप्ता, तमाम बड़े बड़े लीडर्स प्रचार करते नजर आए। लेकिन महागठबंधन से कोई बड़ा नेता सेकंड फेज के लिए नहीं उतरा है अभी तक। देखिए तो बड़ा स्पष्ट है ना, हम लोगों ने डिस्कस भी किया था। ये तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि आपस में खींचतानी नहीं है, धीरे धीरे ये एक जिसको कहते हैं कटुता हो रही है। महागठबंधन में एक दूसरे को लेकर के पैर खींचा जा रहा है वहां पे। और फर्क यही है, देखिए होता क्या है, इलेक्शन में जिस तरह से बिहार में ये हवा चल पड़ी है और जिस तरह से लोग बातचीत कर रहे हैं, तो बड़ा स्पष्ट है कि एनडीए एक साथ है। अच्छा, इसमें हम लोग सब लोग जानते हैं फ्लोटिंग वोट होता है जो डिसाइडेड नहीं होता है, लेकिन जब इस तरह का मोमेंटम बन जाता है, जब खबरें आने लगती हैं कि भाई एनडीए को एक एज है, तो वो जो वोटर है ना, वो भी धीरे धीरे जो जीत रहा होता है उसकी तरफ चला जाता है। तो आप देखिए कि धीरे धीरे मोमेंटम वहां पे बन रहा है। लेकिन इसमें एक चीज मैं कहना चाहूंगा, देखिए तेजस्वी अगर ये चुनाव हारते हैं, जिसकी पूरी संभावना है, तो आप समझिए उनके लिए बहुत बड़ा सेटबैक होगा और उनके लिए भी चुनौती पैदा हो जाएगी राष्ट्रीय जनता दल के अंदर, क्योंकि परिवार में सब कुछ ठीक नहीं है, आपको पता है। अब राजद की विडंबना क्या है, देखिए वो अकेली ऐसी पार्टी है जो 32% लगभग वोट से शुरू करती है ना। अगर हम यादव को और मुस्लिम वोट बैंक को मिला दें, तकरीबन 31-32% वोट होता है। तेजस्वी को जीतने के लिए 8% और वोट चाहिए, 8%, 10% वोट चाहिए, तो आप मान के चलिए कि 40-42% की तो सरकारें बन जाती हैं। ये लोग जिस तरह की डिविसिव पॉलिसी या बांटने की जिस तरह की राजनीति ये लोग करते हैं और जिस तरह की दबंगई दिखाते हैं, जिस तरह के गुंडा एलिमेंट्स को इन लोगों ने अपने साथ रखा हुआ है, ये इनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। वरना सोचिए इतनी मेहनत करने के बाद भी, और ये सब सरकारी नौकरी दे देंगे, 30,000 रुपए दे देंगे, सबको पेंशन देंगे, इसके बाद भी अगर लोग इनके साथ आने को तैयार नहीं है, तो आप सोचिए कि इनकी छवि कितनी खराब हुई है। तो तेजस्वी को इस पे काम करना चाहिए था, लेकिन दबंगई तो इनकी भी है। ये तमाम वैसे लोगों को उन्होंने अपने साथ में रखा हुआ है, उठपटांग हरकत करके। अब देखिए जो मोकामा में भी जो कुछ हुआ, अब उनके खिलाफ ही बात जा रही है। अब तो लोग यही कह रहे हैं कि हत्या भी तो आपने ही करवाई है, हत्या आपने करवाई है, क्योंकि उस हत्या से आपका फायदा हो रहा है। तो अगर इसमें कुछ सच्चाई है, जैसा बिहार के लोग कह रहे हैं, तो ये तेजस्वी के लिए और भी नुकसान करेगा। और अगर ये इस बार वो चुनाव हारते हैं, तो आप तय मानिए कि राजद में भी ये जो लालू यादव को ढाल बना करके तेजस्वी ने जो हथियार लिया है ना,
एक कहते हैं ना कि भ्रातृ हत्या होती है, तो हत्या तो नहीं की है, पॉलिटिकल हत्या तो करने की कोशिश की है तेज प्रताप की, लेकिन ये तेजस्वी यादव के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी और उनके लिए राजद पे पकड़ बना कर रखना बड़ा मुश्किल होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो बिहार चुनाव के लिए पहले चरण की वोटिंग कल है। 121 सीटों पर जनता अपना फैसला लिखने जा रही है। कल का दिन काफी ज्यादा अहम है और वोटिंग को लेकर अलग अलग दलों में मीटिंग भी चल रही है, रणनीति बनाई जा रही है। हजारों उम्मीदवार हैं, करोड़ों वोटर्स है, इंतजार में है। अब नतीजे क्या होंगे उसके लिए 14 तारीख तक का तो इंतजार करना पड़ेगा, पर तस्वीर जो निकलकर सामने आ रही है वो महागठबंधन के लिए झटका ही है। आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।